नमस्कार, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मानव शर्मा आप सबका उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। होली आ चुकी है। होली हंगामा ऑफर के तहत अब उत्कर्ष आपको 90% के डिस्काउंट के साथ बहुत कुछ दे रहा है। साथ में अप टू 100% कैशबैक भी मिल रहा है और पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये सब के बावजूद 90% का डिस्काउंट तक यहाँ पर उपलब्ध है। ये सब आपके लिए बहुत प्रेरणास्पद है। लेकिन मैं आपके बीच होली के रंगों को और मस्ती देने के लिए कुछ खास बात करने आया हूँ। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताने आया हूँ कि आखिर हिंदी में ग्रेड 2 जो टीचर भर्ती है उसके लिए कैसे तैयारी करें। हिंदी के पेपर 2 को यानी हिंदी विषय को कैसे सॉलिड बनाएं, उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा तेजी से समझिएगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी में प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए, जो शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 है, शिक्षक भर्ती ग्रेड 2 है, जिसको आप हिंदी विषय के अध्यापक के रूप में कह सकते हैं, वरिष्ठ हिंदी शिक्षक होगा ये। और ये जो वरिष्ठ शिक्षक बनने वाला है, इस व्यक्ति को कैसे हिंदी को तैयार करनी है। चूंकि वो वेटधारी है तो खुद भी बहुत कुछ अच्छा जानता है, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूं कि ये जो पेपर है ये कुछ भागों में बटा हुआ है। जैसे कि खंड 1 की बात मैं आपसे करूं, इसमें 2 प्रकार का स्तर है, एक तो माध्यमिक स्तर और उसके अलावा उच्च माध्यमिक स्तर। ये दोनों स्तर यहां पर है और इस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में उसको जो बेसिकली पढ़ना है वो है पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ना है यहां पर साथियों? हिंदी व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा पार्ट है जो आपने पहले रीड में पढ़ा है, उसके अलावा आप एलडीसी, सीडीटी और तमाम एग्जाम्स में इसको पढ़ते आए हैं। इस व्याकरण में जैसे वर्ण व्यवस्था के प्रश्न, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य, ये सब के प्रश्न आते हैं। साथ के साथ शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द विचार और वाक्य विचार, विराम चिन्ह, ये सब भी ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपने पहले भी पढ़ा है। बस इन टॉपिक्स में पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि में क्या होता है, विद्यार्थी क्या करेगा कि साहब स्वर संधि को बहुत ढंग से पढ़ लेता है लेकिन व्यंजन विसर्ग पे गौर नहीं होता। मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको व्यंजन और विसर्ग संधि टिप पर याद करा दूंगा, है ना। ऐसे इजीली याद हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सर पता ही नहीं चल पाया। जैसे मान लो कोई आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उद्धार। अब आपको अगर ऐसे याद रह जाए उत प्लस हार तो ये रट्टा है, और मैं ऐसे कह दूं कि तोल दे हरा धनिया, यानी तय के बाद है आए तो तय को दे में है को धम बदल देते हैं। अब ये आपको एक मजाक सा लगेगा कि तोल दे हरा धनिया, इस ट्रिक के द्वारा याद हो गया। अब मैं आपसे कह सकता हूं उत प्लस हरण उद्धरण, इसके अलावा जैसे तत् प्लस हित तद्धित, पत प्लस हति पद्धति, अब इजी बन जाएंगे। तो ये ट्रिक से आप इसको सीखेंगे। विशेषकर मैं यहां पर व्यंजन और विसर्ग को क्लास में ऐसे याद करवाऊंगा आपको कि आपको लगेगा मजा आने वाला है। साथ के साथ इस टॉपिक में वर्णों का पहले से मेल रहता है, क्योंकि वर्ण आपके सिलेबस का खास हिस्सा है, इसलिए वर्णों को ढंग से सीखें। उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण, आगत वर्ण क्या है, नुक्ता कैसे ध्वनि होती है, फारसी में नुक्ता का प्रयोग कैसे किया गया, ये सब भी आपको सीखना है। और इसके अलावा अभी जैसे मान लीजिए हिंदी है, उसमें तो कै खे गे आराम से लिखे जाते हैं, ये क, ये ख, ये ग, ज, फ, व। उर्दू अगर हो ना, जैसे मान लो मैंने लिखा खुदा और मैंने लिखा इसकी जगह जुदा। अब यहां पे इस जुदा में और इस खुदा में केवल इतना सा अंतर है कि यहां पे ये ऊपर है और ये नुक्ता यहां बीच में है, जबकि हिंदी में तो खे और जे बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब इन ध्वनियों को सीखना जरूरी है। तो वर्णों को थोड़ा ढंग से पढ़ें, संधि पे ढंग से काम करें। उसके अलावा समास जब आप पढ़ें तो केवल ऐसे नहीं कि उपसर्ग आ गया तो अव्ययी भाव, नहीं, उपसर्ग आने पे तो उपसर्ग भाव भी हो सकता था ना, लेकिन उपसर्ग की जगह अव्ययी भाव भी क्यों है, उपसर्ग भाव नाम क्यों नहीं है? आपने कह दिया सब उपसर्ग आगे आता है तो अव्ययी भाव है, नहीं, मैंने बोला कुशलता पूर्वक।
जैसे राम कुशलतापूर्वक घर जा रहा था, अभी पूर्वक लग रहा है, अभी पीछे आया है, तो पीछे लगने पर भी अव्यय भाव तो हुआ ना, क्योंकि पूर्वक अव्यय है। तो केवल रटना नहीं है इनको, मेरा मतलब यह है, जैसे आप कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं तो 5 रूपों में पाया जा सकता है ना, विशेषण विशेष संबंध, विशेषण विशेषण संबंध, विशेष विशेषण संबंध, उपमान उपमेय संबंध, उपमेय उपमान संबंध। रूपक कर्मधारय क्या होता है जानना चाहिए। उसके अलावा जैसे आप पढ़ेंगे कि मान लीजिए बहुब्री समास है तो उसमें उपमान वाचक है, कर्म वित्यार बहुब्री क्या है, व्यधिकरण बहुब्री क्या है, समानाधिकरण बहुब्री क्या है, सार्थक बहुब्री क्या है, ये सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि द्विगु में आप पढ़ रहे हैं कि सब पहला पद संख्या होती है, नहीं, दूसरा पद भी संख्या हो सकती है। मैं आपसे बोल दूं बालिका द्वय, तो वहां पे दूसरा पद भी संख्या हो सकती है ना, तो ये आपको सब सीखना चाहिए। उसके अलावा जब शब्द बन जाएंगे उसके आगे उपसर्ग प्रत्यय, अभी आपको पता हो कि तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं। आप गलती क्या करते हो, रट्टा मार लेते हो कि आगे लग गया तो उपसर्ग, पीछे लग गया तो प्रत्यय। अब ये नहीं है, आपको पता होना चाहिए तत्सम कौन कौन से, तद्भव कौन कौन से, विदेशी कौन कौन से है, तो वो सब आपको सीखना जरूरी है। प्रश्न पूछेगा निम्न में से किस में तत्सम उपसर्ग नहीं है, निम्न में से किस में तद्भव उपसर्ग नहीं है, किस में विदेशी उपसर्ग है, अरबी उपसर्ग कौन से हैं, किस शब्द में फारसी उपसर्ग का प्रयोग है, कहां से दोगे जवाब, दिक्कत होगी आपको। प्रत्यय में जैसे लोग पढ़ लेते, सर उपसर्ग में तो हमने आगे का पढ़ लिया, चलो आप कह रहे हैं तो पढ़ेंगे, प्रत्यय में क्या पढ़े सर, प्रत्यय में तो पीछे लग रहा है, नहीं, उसमें भी तरीके हैं। कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, उसके अलावा करणवाचक है, भाववाचक है, क्रियावाचक है। इसके अलावा तद्धित प्रत्यय होता है दूसरा, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ता है, क्योंकि कृदंत प्रत्यय तो केवल क्रिया के साथ जुड़ेगा, तो तद्धित प्रत्यय जो है उसको भी आपको सीखना है। अब मैं आपसे बोल दूं जैसे कि अकाक आकू अक्कड़ आलू आड़ी ये लहरा या ओढ़ाता वाला हार नी ओना आ उ नैनी ए आ आई आना पाव आबा आबा टहट ई ओता ओती तीते नैनी हुआ, ये सब कृदंत प्रत्यय। तो आप कहेंगे रामायण से पढ़ दी, लेकिन नहीं, ये रामायण नहीं है। प्रश्न पूछेगा किसमें कर्तृवाचक कृदंत का प्रयोग हुआ है। अब आपको पता हो ना कि अक आक आकू अक्कड़ आलू आड़ी ईयल एरा एया ओड़ा ता वाला हार, ये सब कर्तृवाचक कृदंत है, तो प्रश्न सही होगा, वरना दिक्कत होगी। तो इन प्रश्नों को आप सीखिएगा, थोड़ा सा ग्रामर में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछले टाइम पे ये जो पार्ट है वो 180 नंबर का आ रहा था, 180 अंक को कवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बुक्स शामिल थी, पहले बुक्स यहाँ पे शामिल थी। आजकल का जो नया सिलेबस है इसमें ये डिवीजन नहीं किया है, इसलिए अब किसने प्रश्न यहां से आने हैं इसके लिए थोड़ा सा संदेह रहना पड़ेगा। कारण उसका सुनिएगा, कारण ये है कि जो पेपर का पहला लेवल है वो ये रहा, और इसके अलावा अगर आप देखें तो खंड सेकंड पे हम चलते हैं। अब खंड सेकंड जो है वो किसका है, स्नातक स्तर का है। दूसरा खंड अब आपको मैं दिखाता हूं, खंड 2। खंड 2 पे अगर आप जाएंगे तो ये स्नातक स्तर का जो खंड है, ये स्नातक स्तर जो है ना, इसमें 2 चीजें, एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा जो है काव्यशास्त्र। ग्रेड सेकंड में भारतीय काव्यशास्त्र, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, तो अरस्तु लॉन्जाइनस उनको पढ़ने की गलती मत करना। लेकिन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये थोड़ा ढंग से पढ़ना। इसमें भी आप याद रखो, आदिकाल थोड़ा कम पूछा जाता है क्योंकि विवादास्पद ज्यादा है, भक्ति काल ठीक ठीक पूछा जाता है, रीति काल उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल चूंकि 2 भागों में बटा है, यहां पे गद्य स्टार्ट हो गया तो पद्य तो पहले से चला आ रहा है, पद्य यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, यहां भी है, लेकिन यहां पे गद्य स्टार्ट हो जाएगा और गद्य की कुछ विधाएं आएंगी। ग्रेड सेकंड में 5 है, कहानी, नाटक, निबंध, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास और संस्मरण। ये 5 विधाएं गद्य की भी आपको यहां पे पढ़नी है ना, ये आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये भाषा में आएगा सारा का सारा। इसके अलावा इसी स्नातक स्तर में एक पार्ट है भाषा लिपि वाला, देवनागरी लिपि के इतिहास को टच करेंगे, भाषाएं कैसे विकसित हुई, देवनागरी लिपि कैसे विकसित हुई, किस भाषा में कौन सी बोलियां हैं, उन बोलियों के बारे में क्या जानकारी है। अभी मैं जैसे ब्रज के बारे में कह दूं कि
वो जातु हो, वो जाता था, तो हो का मतलब वहां पे था है। और यही ब्रज में अगर ऐसे बोले कि होना जा रहे, तो हो मतलब मैं, इसका मतलब हो का मतलब मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और हो का मतलब था, वो जातु हो, वो जाता था, होना जातु, मैं ना जा रहा। तो एक बार हो का मतलब मैं, एक बार हो का मतलब था। तो ये जो पुट है भाषा का, एवरी बिट ऑफ आवर एक्सप्रेशन शोज आवर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्ति का एक एक टुकड़ा हमारे व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। तो इनकी काव्य धाराओं की प्रवृत्तियां, उनके रचनाकार, उनकी रचनाएं, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, ये जरूर देखना है। और सब कुछ आपको पंक्तियों में याद रखना है। मुख्य बात, पंक्तियां याद नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ लिया कि साहब रसखान ने सुजान रसखान लिखी, रसखान वल्लभ संप्रदाय से विठलनाथ से टच रहे, क्या मतलब हुआ? वो तो आपको पता होना चाहिए। आपने रट्टा मान लिया कि साहब रसखान का मूल नाम शायद इब्राहिम पठान था। जब तक उसकी पंक्तियों पर नहीं जाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अब मान लीजिए जैसे रसखान ने बाल रूप का वर्णन किया है, अब आपने रट्टा मारा कि सभी मुक्तक कवि है, तो मुक्तक कवि से मतलब नहीं है। बात यह है कि उसका मुक्तक कैसे है। तो कभी वो गोपी बन जाता है, गोपी बन जाएगा तो गाएगा मोर पखा सिर ऊपर राखी ओ मुंजो की माल गले पहरोंगी, ओढ़ पीतांबर ले लकुटी वन गोधन ग्वालिनी संग फिरोंगी। और जैसे ही वो बच्चापन याद आएगा कृष्ण का, तो वो अलग स्टाइल में आ जाएगा। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वाचवी को रश खान विलोकत वारत वाम कला निज कोटी, कागो के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, कागो के भाग बड़े सजनी। अब यहां पे पंक्तियों को जब तक गा के समझेंगे नहीं, उनके भाव आप पर नहीं आएंगे, पंक्ति याद नहीं होगी, तब तक आपका काव्य शास्त्र याद नहीं होगा। क्योंकि काव्य शास्त्र रट्टा नहीं है। काव्य शास्त्र में थ्योरी कोई काम आने वाली नहीं है। अगर आपने सीख लिया कि बिनु का प्रयोग करने से विभावना अलंकार हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप पंक्ति का अर्थ ही नहीं समझे तो फिर कैसे होगा? मान लो पंक्ति है कि बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावड़ जोगी। भगवान की तारीफ है कि भगवान ऐसे हैं, आनंद रहित है, शकल रस का भोग करते हैं, बिना वाणी के बड़े वक्ता है, बिन पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के बहुत सारे काम करते हैं ईश्वर। तो ये जो चीजें हैं आपको सीखनी पड़ेगी। तो पंक्तियों पे ध्यान रखो, बिना पंक्तियों के काव्यशास्त्र नहीं होगा। जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक काव्यशास्त्र समझ में नहीं आएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मूर्खता बस कोर्स ले लेते हैं और वहां पे लिखा रहता है काव्यशास्त्र से शुरू। ये कौन सी मूर्खता है भाई? जब हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ाया नहीं, कवियों के बारे में जानकारी नहीं दी, पंक्ति नहीं पढ़ाई आपने, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि कबीर फक्कड़ है, केशवदास रंगीन कवि है, उसको मालूम ही नहीं कि रसखान भक्त कवि है, तब उसको उसकी पंक्तियों को कैसे अर्थ समझाओगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़िए, फिर काव्यशास्त्र पढ़िए, और इसके बाद में बुक्स, इसके बाद में पुस्तकें, जो स्नातक स्तर की पुस्तकें वो पढ़िए। ऐसे पढ़ोगे ना क्रम से तो आपको याद होगा। रणनीतिक तौर पर मैं आपको बताता हूं करना क्या है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ो, पहला काम। और टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, वो निचोड़ बताएंगे। अगर तुम सोचो कि रामचंद्र शुक्ल पढ़ लोगे, नगेंद्र पढ़ लोगे, बाबू गुलाब राय पढ़ लोगे, विश्वनाथ पढ़ लोगे, काम चल जाएगा, नहीं। तुम्हें थोड़ी पता है कि क्या चीज छोड़नी है, क्या पढ़ना है। ये टीचर ही बताएगा कि ये मेन चीज है। ऐसे तो साहित्य अखंड है, अनंत है, कहां तक पढ़ोगे? तो टीचर की आवश्यकता के अनुसार पढ़ें, वही पढ़ें जो जरूरी है, फालतू चीज नहीं पढ़ें। क्योंकि पेपर में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं लिखी हुई किताबों में। पेपर में क्या क्या आएगा ये आपको देखना होगा। तो तार्किक ढंग से पढ़ें, साहित्यिक विश्लेषण के साथ पढ़ें, आरपीएससी के पैटर्न पर पढ़ें हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके बाद फिर आप पढ़ें काव्यशास्त्र। और ये पढ़ने के बाद काव्यशास्त्र में पंक्तियां आपको याद होंगी तो छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष क्या पता चल जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि दंडी ने इसके बारे में ये क्यों बोला, मम्मट ऐसा क्यों कह गए, भरत मुनि ने ऐसा क्यों बोला, रुइया का ऐसा क्यों कह रहे हैं, राजशेखर ऐसा क्यों कह रहे हैं, पंडित जगन्नाथ ने यूं क्यों बोला, सब समझ में आएगा। लेकिन कब? जब आपको अर्थ पता होगा। उसके बाद तीसरी चीजें हैं
स्नातक स्तरीय पुस्तकें, ये आपके सिलेबस में है। और मैं आपको बताता हूं पुस्तकों में, जैसे कबीर ग्रंथावली है, उसके साखी है, उसके 5 अंग है और प्रथम 10 पद है। श्याम सुंदर दास ने संकलित की है कबीर ग्रंथावली। तुलसीदास का रामचरितमानस है, पूरा बालकांड उसमें आएगा। सूरदास के भ्रमर गीत सार जो है ना, उसके 20 पद हैं, जो कि शुरुआती 20 पद है, रामचंद्र शुक्ल ने उसको संकलित किया है भ्रमर गीत सार के नाम से। उसके अलावा मीरा पदावली है, मीराबाई की, पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने संकलित की है। 20 पद ओनली पढ़ने हैं उसके, ज्यादा नहीं पढ़ने। बी आर रत्नाकर के ओनली 20 दोहे पढ़ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उसको संकलित किया है। सूर्यमल मिश्रण जो है, उसकी वीर सत्साई के केवल प्रथम 20 दोहे पढ़ने, जो कि नरेंद्र भानावत और नरोत्तम दास स्वामी ने उसको संकलित किया है। लक्ष्मी कमल ने भी उसको संकलित किया है। रामदास सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र पढ़िए, पहला सर्ग, कौन रोता है यहाँ इतिहास के अध्याय पर, दार्शनिक चेतना आपको लगेगी। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा सर्ग पढ़ो, कामायनी का, कामायनी के 15 सर्गों में केवल श्रद्धा सर्ग पढ़ो, बाकी और से मतलब नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने जो चिंतामणि लिखा है, उस चिंतामणि में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ, प्रीति, मतलब पहला उत्साह, फिर श्रद्धा और भक्ति एक निबंध है, लोभ और प्रीति एक निबंध है। इन 3 निबंधों को पढ़ना है, क्योंकि पहले भाग में मनोविकार प्रधान 3 ही निबंध आपके सिलेबस में है। उसके अलावा मोहन राकेश का लहरों का राजहंस और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये 2 नाटक भी आपको पढ़ने हैं। अगर मैं गद्य की किताबों पे जाऊं तो कहानियां 4, चंद्र शर्मा गुलेरी, उसकी कहानी उसने कहा था, वो पढ़ना है। प्रेमचंद की पूस की रात, मजा आएगा आपको जबरा को पढ़ने में, जबरा डॉग है उसका। हेतु भारद्वाज साहब ने पटाक्षेप नहीं होगा, रामनगर की पूरी कहानी लिखी है। और विजय दान देथा ने राजा की मूर्खता को लेकर उजाले की मुसाहिब कहानी लिखी है। इनको आप पढ़िएगा। ये सारा के सारा आपको, अगर आपको ये पता है तो मान लो कि आप लगभग 60% पार्ट कवर कर गए। अब ये जो व्याकरण का पार्ट है, ये व्याकरण और ये शिक्षण विधियां, 2 पार्ट बच गए। शिक्षण विधियों के पहले 20 क्वेश्चन आते थे 40 अंक के, 20 क्वेश्चन 40 अंक के, ये पहले भी आते थे, अब भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो शेष पार्ट है वो व्याकरण का है। और व्याकरण में मैंने आपको अभी समझाया कि ये पुराना जो पैटर्न है उसी पर सारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन वगैरह वगैरह पढ़ने। जो देखेंगे ना आप गौर से, तो ये मान के चलेंगे कि लगभग 15% वाला पार्ट ये है, ओके, और लगभग 25% वाला पार्ट ये है। जबकि मेन जो पार्ट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और स्नातक स्तरीय पुस्तकें। यहां आपको ज्यादा गौर करना है। जब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे उत्कर्ष के साथ, तो हम आपको ये पढ़ाएंगे पूरा की पूरा सेपरेट स्पेशल मानव शर्मा सर के नाम से बैच मिलेगा आपको, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, स्नातक स्तरीय पुस्तकें और व्याकरण, शिक्षण भी पूरा सिलेबस केवल और केवल मैं ही पढ़ाऊंगा। ये बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि सर आपका पूरा कोर्स हमें चाहिए, तो वो पूरा कोर्स आराम से आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो टोटल है वो 300 नंबर का है, 300 अंक का है, ठीक है। पहले जो है पूर्व का पैटर्न ये था कि 180 अंक जो है वो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर का रहता था, उच्च माध्यमिक स्तर। 80 अंक जो है वो स्नातक स्तर के रहते थे और 40 अंक जो है वो टीचिंग मेथड का रहता था। पहले ये था 300 नंबर। अब आजकल क्या सिलेबस में डायरेक्ट पूरा है, उसमें विभाजन नहीं है अंकों का। पर आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, इनको आपको गौर करना है। और ये अगर आपका अच्छा हो गया तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। तो आप समझ सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ इन बैचेस के लिए। होली की बहुत आपको शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी उत्कर्ष के ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। तो ये होली हंगामा ऑफर, इसका फायदा उठाइएगा। 9 मार्च से 22 मार्च तक उत्कर्ष के सभी शिक्षक भर्ती बैचेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है। साथ ही पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है और 100% तक कैशबैक की संभावना भी है। तो आदरणीय निर्मल गैरव सर के मार्गदर्शन में होली को दीजिए अपने रंगों के साथ एक नई उड़ान
और इस मस्ती के त्योहार में अपना कैरियर भी मस्त हो जाए, इसके लिए उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके तुरंत यहां पर इस कोर्सेज के साथ अपने जीवन को नई दिशा और नई दशा दीजिएगा। जुड़िए हमारे साथ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। होली हंगामा ऑफर याद रखिएगा 9 से 22 मार्च तक है। होली हंगामा के तहत आपके जीवन में भी होगा आनंद, आपके जीवन में भी होगा हंगामा और कैरियर जाएगा बुलंदियों पर, ताकि दुश्मनों को पता चले कि हाँ हम भी अब मस्ती के साथ जिएंगे। जाते जाते यही कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगान बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी। थैंक यू।